सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। एंड ऑल्सो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी जो क्लासेस हैं वो आपकी चल रही हैं, लाइव क्लासेस और कोर्सेस यूपीएससी के लिए, खासतौर से प्रीलिम्स 2024 के लिए वो आपकी चल रही हैं। शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स हैं। और ये नोट्स मैं आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिससे कि ई नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जिससे कि आपका समय बचे, क्योंकि प्रीलिम्स है। और कोशिश करें कि ये एटलीस्ट वीडियो देखें और जो ये नोट्स हैं इनको रेफ़र करके अपना पढ़ाई करें। यहाँ पे पहला टॉपिक है एडिटोरियल के अंदर, अगर आप देखोगे, दैट इज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट पे जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड है। तो इसमें कुछ एस्पेक्ट है, उसको देख लेते हैं। इससे पहले अमेंडमेंट क्या है ना, पहले उसको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो भी बातें बोली गई हैं, तो उसको हम लोग देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो पहली चीज़ क्या है कि पहला क्या है कि इसमें जो कुछ क्लॉजेज हैं जो बिल, जैसे आपके पास फॉरेस्ट एक्ट है आई थिंक 1927 का, तो उस एक्ट में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। फॉर एग्जांपल, इट कवर्स लैंड डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और एनी अदर लॉ, those not recorded under the law but notified as the forest in the government record as on after October 25, 1980, except such land whose land use was changed from forest to non-forest purpose on or before December was also to be covered। तो यहाँ पे एक जो इसमें एक आप कह सकते हैं कि जो एक क्लॉज है, जिसमें दे हैव ट्राइड टू रीडिफाइन द फॉरेस्ट। और इसमें एक साफ साफ चीज़ जो बोली गई कि फॉरेस्ट सिर्फ हम उसी को कंसिडर करेंगे जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड है, और उसमें कुछ कंडीशंस जैसे इसमें लिखा हुआ है वो कुछ कंडीशंस मेंशन्ड है। ये चीज़ है। दूसरा, इसमें यहाँ पे कहा गया कि अगर मान लो जिसका इम्पैक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उनका, ये उनको एक जो उनका चिंता का विषय है कि एग्जेम्प्टिंग नॉड फॉर वर्क along the international border would subject ecologically fragile forest area to change in land use। तो ये भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक क्लॉज ये भी है कि अगर मान लो कोई फॉरेस्ट लैंड है और वो इंटरनेशनल बॉर्डर के विदिन 100 किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है विदिन, जैसे मान लो जो भी बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस पर ऐसा कोई परमिशन की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं है, क्लियरेंस की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी कंसर्न है, क्योंकि उनका तो चारों तरफ ही आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऊपर चाइना है, इधर म्यांमार है, नीचे बांग्लादेश, उधर भूटान है, इस टाइप का है। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे मतलब कुछ सेंटर के द्वारा भी कहा गया कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं हैं, और उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए ऐसे क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ती है, और नॉन फॉरेस्ट लैंड पे प्लांटेशन है। देखो एक ये चीज़ कही गई है कि सपोज़ करो कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे किसी भी लैंड पे और उसने प्लांटेशन कर दिया, और अगर आपने उसे डीम फॉरेस्ट के कैटेगरी में डाल दिया, ये भी फॉरेस्ट एरिया है, डीम फॉरेस्ट एरिया है, जो कि जनरल फॉरेस्ट जो है उसके कंटेक्स्ट में नहीं, बट एक डीम फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया, तो प्राइवेट वाले भी, जो प्राइवेट लेवल पे जो इनिशिएटिव अगर लिया जाता है, तो उनके मन में भी डर आ जाएगा कि यार अगर हम ऐसा प्लांटेशन करते हैं और इसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो हमारी ओनरशिप चली जाएगी, और हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारा स्टेक नहीं बचेगा, क्योंकि अगर फिर उसमें फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो उसका अपना ही एक क्लॉज है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है, मतलब एक डिफरेंट सेट ऑफ थॉट प्रोसेस इसमें बन गया है, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है, उनका कहना है कि आप 100 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे आप ऐसे ही फॉरेस्ट जो मतलब फॉरेस्ट को काट के और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, और उसमें आपको कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर का कहना है कि नहीं, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम रोड कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश कर सकें, और वहाँ रहने वाले लोग हैं उनका ये है कि अगर मान लो ऐसा किया जाता है तो हमें भी मुश्किल होगी, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया पे, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो फॉरेस्ट एरिया में हमारी डिपेंडेंसी है, और अगर आप ऐसा ही बिना क्लियरेंस के अगर आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा लाइवलीहुड भी अफेक्ट हो सकता है। ये एक चीज़ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी पूरा जजमेंट नहीं है, शायद अप्रैल के अंदर क्लैरिटी आई, क्योंकि सेंटर से अभी कई सारी जो है चीज़ें मांगी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने पॉज कर दिया अभी जो भी एक एफर्ट किया गया, जिसके माध्यम से इस एक्ट कमेंट करने की बात किया गया है, जिसमें जो फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए
जो कुछ सर्टेन चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है उसमें अभी रोक लगाई है। सेंटर के अकॉर्डिंग कहा गया कि लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है जो कि डाइवर्ट हुई है 1951 से लेकर 1975 तक। और जो प्रोविज़न है इस एक्ट का, फॉरेस्ट कुड नो लॉन्गर बी डाइवर्टेड विदाउट एडहेरिंग टू द रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय द सेंटर। तो ये कहा गया कि अभी जो मतलब जो प्रोविज़न है फॉरेस्ट एक्ट का, उसके अगर हम उसकी बात करें तो जो लैंड है उसे आसानी से, जो फॉरेस्ट एरिया है उसे नॉन फॉरेस्ट एरिया में और नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकते। तो सेंटर ने कहा कि 1981 से लेके जो एवरेज एनुअल डाइवर्जन है वो रिड्यूस हुआ है, 22,000 हेक्टेयर तक हुआ है, जो कि कंपेरेटिवली कम है। मतलब 1951 से 75 से लेकर अभी तक कंपेयर करें तो 81 से लेकर 22 तक डाइवर्जन काफ़ी कम हुआ है। और ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि ये जो भी क्लॉजेस, ये जो अमेंडमेंट है, इसके जितने भी क्लॉजेस एप्लीकेबल हैं वो आपके फॉरेस्ट ट्रैक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई प्राइवेट लैंड है और उस पर एप्लीकेबल नहीं है, रादर जो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उन्हीं पे इस एक्ट का आपका लागू किया जाएगा। या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब अगर मान लो स्टेट के लॉ के माध्यम से या फिर सेंटर के लॉ के माध्यम से किसी एरियाज़ को फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है तो उस कंसिडरेशन में ही इस एक्ट का एप्लीकेबिलिटी होगी। बिल के अंदर ये चीज़ कही गई है। सो इसमें कुछ एग्जांपल भी दिया है तमिलनाडु में। सो यहाँ पे भी तमिलनाडु में जो इलीगल जो लकड़ियाँ सब काटी गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट ने सामने रखा कि फॉरेस्ट ट्रैक्ट वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन, और इसमें यह भी कहा गया कि जो भी प्रोटेक्टेड हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, भले लाइक हाउ दे वे आर क्लासिफाइड एंड हु ओन देम। तो देखो ये डिबेट समझने का प्रयास करना है ना। सो यहाँ पे आपको जो एक थोड़ा सा समझना है कि एक तो फॉरेस्ट एरिया वो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे स्टेट और सेंटर के रिकॉर्ड में मेंशन है कि ये जंगल है, लेकिन एक एरिया ये भी है जो कि हो सकता है कि डेवलप किया गया बट वो रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर दो और कह दो कि देखो ये तो फॉरेस्ट एरिया में ही नहीं है, तो हम यहाँ इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पहले भी इस बात को कहा है। मतलब अगर आप कभी क्रिटिकली एनालाइज करते हो जो भी अमेंडमेंट है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे तरीके से कोट कर सकते हैं। एंड यू कैन से कि देखो भले वो फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्ड में नहीं है बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट। ये ऑनरेबल कोर्ट ने भी तमिलनाडु के केस में इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था। और ये इररेस्पेक्टिव कौन इसको ओन करता है, ये किस तरीके से आप उसको क्लासीफाई करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से एक कंसेप्ट आया जिसे डीम्ड फॉरेस्ट कहा गया। मतलब ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि दैट वे आर नॉट यूजुअली क्लासीफाइड एज गवर्नमेंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो कि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन उनका सरकारी ऐसा दस्तावेज में नहीं हो रखा है। एंड स्टेट्स वे आर ऑल्सो आस्क्ड टू कंस्टिट्यूट एक्सपर्ट कमिटी, एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे कि ऐसे डीम्ड फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो क्योंकि देखो आप सिंपल सी बात है, मान लो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में चीज़ें अपडेटेड नहीं हो फिर भी वो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसे डीम्ड फॉरेस्ट के रूप में माना जा सकता है। सेंटर ने जो अमेंड किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा यह गया कि हम एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि अगर क्लैरिटी, और क्लैरिटी में इन्होंने यही कहा कि हम उन्हीं को फॉरेस्ट को कंसिडर करेंगे जो कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर। और उनका ये भी आर्गूमेंट रखा गया कि अगर सपोज़ करो कोई एरिया है, प्राइवेट लैंड है और उसमें कुछ कल्टीवेशन और ये सब किया जाए, और सरकार भी सपोज़ करो है ना, सरकार भी जैसे एम और एम्बिशन है कि हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन और ये सब चीज़ें करनी है, तो जितना अधिक जंगल लगेंगे तो उससे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिंकिंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांटेशन जैसी एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले करे या प्राइवेट इंडिविजुअल रोल प्ले करे। और लेकिन मान लो उसने कोई ऐसा जंगल टाइप उगा दिया और उसको आपने डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी जो से है वो बहुत अधिक रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा जो फियर है उसको दूर करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है। तो ये जो है सरकार का दावा है, ये चीज़ कही गई, क्योंकि कहा गया कि इंडिया ने अभी जैसे कार्बन सिंक 2.5 बिलियन से लेके 3 बिलियन टन का जो टारगेट रखा है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के चेंजेस जो है वो आपके रखे जाएँ। अभी जो फाइनल जजमेंट
वो अप्रैल के महीने में आएगा। इसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपका प्रश्न मेंस के अंदर जरूर से फ्रेम आपके लिए हो सकता है, प्रीलिम्स में भी नो डाउट आपका फ्रेम हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये एक दूसरा टॉपिक है एडिटोरियल का, अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड टॉपिक है जो एडिटोरियल के अंदर आपका है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बात हाईलाइट की गई और इसमें खास तौर से जो चीज़ एक इंपॉर्टेंट सेंस में हाईलाइट की गई, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका आया, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे एक टर्म एक जो आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना, जो मेंस का क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें ये शब्द मेंशन है, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जब आप बात करते हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का, जिसके माध्यम से हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट डेवलप कर रहे हैं, जिसे हम लोकल बॉडीज़ भी कहते हैं। अगर हम लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए फाइनेंशियल लेवल पे एक प्रकार का इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपना फाइनेंस जनरेट करें, ना कि वो हमेशा डिपेंडेंट स्टेट या सेंटर के ऊपर बने रहे। सो काफ़ी सारा प्रयास, जैसे लगभग 3 डिकेड्स हो गया इस एक्ट की अगर बात किया जाए, और ये भी कहा गया कुछ स्टेट में लोकल बॉडीज़ ने एक अच्छा रोल किया। केरला का एग्जांपल दिया जाता है, कोविड-19 के समय एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो लोकल बॉडीज़ का किया गया, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है लोकल बॉडीज़ ने प्ले किया था। लेकिन जिस तरीका का डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए, जो एक एम्पावरमेंट लोकल बॉडीज़ का होना चाहिए, वो देखने को आपका नहीं मिला है। समझते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का गठन 2004 के अंदर आपका जो है वो आपका किया गया है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी प्रयास किया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। लेकिन देखो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस वजह से कुछ स्टेट्स ने प्रयास किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने उन्हें टैक्सेशन का पावर दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो अगर वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, अगर उनके पास फाइनेंस की दिक्कत है, उनके पास पर्सनल नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है चीज़ें रिसोर्सेज को यूज़ करने का, या ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, या पैसा नहीं है, तो फिर भले आप एक संवैधानिक एक स्टेटस प्रोवाइड कर दो लोकल गवर्नमेंट का, वो अपने काम को नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी मैपिंग। एक्टिविटी मैपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो लोकल बॉडीज़ क्या काम करे उसको डिफाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बहुत सारी आपकी लोकल बॉडीज़ होती हैं। अब वो सारा काम अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी इंटरफेयर करे तो लोकल बॉडीज़ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर एक्टिविटी मैपिंग करना, जिसमें अच्छा ये हाईलाइट कर दिया जाए कि ये काम लोकल बॉडीज़ का और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसमें ये कहा गया, दैट इज प्रोविजन टू द टैक्सेशन और कलेक्शन। तो जो पंचायत है, दे हैव मेड एफर्ट कि वो अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट करें, प्लानिंग बजटिंग इस पर फोकस करें। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने इसमें आपका इंटरफेयर भी किया था। पंचायत सिर्फ 1% रेवेन्यू जो है टैक्स के माध्यम से जनरेट कर पाता है, सिर्फ 1% ही है, और ज़्यादातर बाकी सारा वो सेंटर और स्टेट से लेता है। तो ये आप सोचो कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। 1% तो बहुत कम ही, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स, सेस ऑन लैंड, ये कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे लोकल बॉडीज़ अर्न कर सकते। सर चार्ज और एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स ऑन प्रोफेशन एडवर्टाइजमेंट, ये सब सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पंचायत के लिए। बट कुछ स्टेट में ये इम्प्लीमेंट है, बट ज़्यादातर में अच्छे तरीके से नहीं है। पंचायत दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू स्टेब्लिश, जिसके माध्यम से वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पे प्रॉपर टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट कर सकें। बट ये भी है, देखो कॉमन पब्लिक भी ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाएगी, और गांव देहात भी इलाके में आप कह दो कि ये टैक्स देना, वो टैक्स देना है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक है। तो अवेयरनेस जनरेट करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। फिर टैक्स और नॉन टैक्स दोनों तरीके से अपना पैसा जनरेट करना। एक तो टैक्सेशन है, जैसे ऊपर एग्जांपल्स देखे, कुछ नॉन टैक्स तरीके से भी, जैसे फीस है, रेंट है, या फिर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट सेल है, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड का एक कंसेप्ट है, तो वो बॉन्ड सेल करके लोग इन्वेस्ट करें और वहाँ से पैसा जो है लोकल बॉडीज अर्न करें, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कुछ मतलब तरीके हैं जिसमें टैक्स नॉन टैक्स के तरीके से जो अर्निंग है वो अर्निंग कर सके लोकल बॉडीज़ पंचायती राज है। अब ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा क्या होता है? जो वोटर्स होते हैं पंचायत में, उन्हें हम ग्राम सभा शब्द उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी वोटर्स आपके होते हैं उनको हम ग्राम सभा बोलते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। जब हम बात करते हैं कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू जनरेट करें, तो इसमें जो वोटर्स हैं किसी भी पंचायत के लिए जो हैं, उनका एक अच्छा रोल हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से चीज़ें अवेयरनेस जनरेट कर सकती है एक्सेट्रा।
एडेप्टेबिलिटी हो सकती है, एक प्लानिंग हो सकती है, बजटिंग में एक जो है वो एक रोल प्ले हो सकता है। तो यहाँ पे वो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इस सब में एक रोल प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो टैक्स, फीस और ये सब भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कई लेवल पे, कई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, जो पैसे आते हैं उसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल हो उस पर फोकस कर सकते हैं। अब ये भी जरूरी है कि जो भी एक प्रकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए उसमें ग्राम सभा का एक अच्छा रोल रहे, सभी का पार्टिसिपेशन हो और जो पैसा इस्तेमाल हो उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो। ये भी है, क्योंकि देखो ये भी होता है, आप गांव देहात इलाकों में जाओ देखो कि कहा जाता है कि अरे प्रधान बन गया है ना, पहले उसके बाद साइकिल थी, बाद में स्कॉर्पियो हो गई, बाद में फॉर्चुनर हो गई। तो ये चीज़ें हैं, करप्शन एक बड़ा फैक्टर बन जाता है जिसमें फिर लोकल एमएलएज, ब्यूरोक्रेसी और वो सब मिल के चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे ग्राम सभा अगर अवेयर है तो अपने वो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रॉपर हो सकता है। ग्राम सभा एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करे, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से है, यानी कि सिर्फ पैसा टैक्स के माध्यम से या नॉन टैक्स के माध्यम से ही हम करें। एंटरप्रेन्योर जो है वो भी बनना कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा सकता है। कई स्टेट्स में ग्राम सभा के पास अथॉरिटी नहीं कि वो किसी प्रकार का टैक्स कलेक्ट कर सके, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अधिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अधिक इंटरफेरेंस है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि मेन सा क्वेश्चन अभी मैंने बनाया है तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप ये अंडरस्टैंड करोगे तो इजीली ये जो क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल कर सकते हो। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। अब कई सारे फैक्टर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू को रेस करने की जब हम बात करते हैं या पंचायत की बात करें, वो बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिसके माध्यम से वो रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकें। एक फ्रीबीज कल्चर बहुत बन गया है ना, कि देखो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है, ये फ्री मिल जाएगा। तो एक टेंडेंसी बन जाती है, मान लो लोगों को आपने बोला कि ये टैक्स देना है तो वो नहीं देने के लिए तैयार होंगे। तो ये फ्रीबीज कल्चर है ना, ये फिर पूरा का पूरा रूट तक चला जाता है। जैसे अब पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के लिए ये फ्री वो फ्री कर देते हैं, फिर उसको हम जस्टिफाई भी कर देते हैं कि यार वेलफेयर स्टेट है तो हो सकता है ये सारी, लेकिन उसमें एक नेचर डेवलप होता है, एक जो कल्चर डेवलप होता है उसमें अगर मान लो जहाँ पे आपको सर्विस फी पे करना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा अगर आप फ्री दे रहे हो किसी को भी, मतलब कहीं से तो पैसा आपको जनरेट करना पड़ेगा इतना अधिक। अब जैसे मान लो अगर आपको एमएसपी को पे करना है तो आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, लगभग आई थिंक 70 मतलब मोर देन 30-40 लाख करोड़ रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब इतना पैसा कैसे जनरेट होगा ये भी ज़रूरी है। तो वो सब एक चैलेंज देखना है ना, मतलब एक तो परसेप्शन जो है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने पैसे हैं और हम किस तरीके से उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ये बहुत मैटर जो है करता है उस, है ना। तो ये है, और जो भी आपके मान लो एमएलएज हैं और है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये कि अगर हमने ऐसा टैक्सेशन का कुछ किया तो एक रॉन्ग परसेप्शन उनके प्रति बन सकता है और इलेक्शन हार सकते हैं। तो इस वजह से भी चीज़ें ढंग से आपकी इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी पर निर्भरता रहती है। मतलब ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ डिपेंडेंसी सिंड्रोम, है ना, डिपेंडेंसी है। देखो इसलिए एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप एक बार किसी पर निर्भर हो गया तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ समय तक अगर कोई डिपेंडेंसी है तो उसको स्किल प्रोवाइड करके और उसको एम्पावर किया जाए, जिससे कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। तो ये सेम चीज़ है, तो ये आप डिपेंडेंसी सिंड्रोम का कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको कहा कि क्योंकि आप लोग का प्रीलिम्स अप्रोच हो रहा है तो इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत की है और ये जो पीडीएफ इस फॉर्मेट में किया है, जैसा आपको प्रिंट आउट ले लेना है, वीडियो सुनना है और अपना नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और आज भी हमारी जो करंट अफेयर्स की 9:30 बजे ऐप के अंदर फ्री क्लास है, जो मेरा कोर्स रन हो रहा है उसकी फ्री क्लासेस हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा अटेंड करें। 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को करना है, 25 ही कर रहे हैं तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स करना है। कल मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है डेप्थ में डिस्कस किए थे, जिसमें इथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी और है ना, तो अभी पॉलिटी हमारा चल रहा है, ऐसे सब्जेक्ट वाइज ही हम प्रोसीड करेंगे। तो अभी पॉलिटी चल रहा है, आज भी क्लास है 9:30 बजे, फ्री क्लास है, उसका लिंक आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा या ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है, मतलब सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपको मिल जाएगा। और जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है अब वीक में 2 होंगी, क्योंकि हमें टोटल 50 टेस्ट करने हैं, 18 टेस्ट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। तो अब थर्सडे को 9 बजे जो टेस्ट है 19th टेस्ट शेड्यूल है, और संडे को रात को 9 बजे आपका 20th टेस्ट शेड्यूल है। अब ये टेस्ट आपको देने चाहिए, और पीडीएफ में डाल देता हूँ तो उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो तो 2-2.5 हज़ार टॉपिक्स उससे आपके कवर हो जाएंगे। और टॉपिक्स जैसे आप देखो किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, तो जो सुबह 5 AM सीरीज़ आता है उससे आपका आइडिया लग जाना चाहिए कि इस प्रकार के टॉपिक्स को कवर आपका किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नैनो प्लास्टिक है। नैनो प्लास्टिक क्या है? नैनो प्लास्टिक, नैनो शब्द का मतलब होता है जो मतलब बहुत ही छोटा है। तो नैनो प्लास्टिक को एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए इन्होंने
एक टेक्निक डेवलप की है। अब नैनो प्लास्टिक मतलब इतना स्मॉल साइज है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक एग्जिस्ट करती है, इतना माइन्यूट फॉर्म में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब मतलब जैसे मान लो ये नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर चली जाए, या समुद्र में प्रेजेंट है तो वहाँ के जानवरों के शरीर के अंदर चली जाए, हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, तो वो बहुत ही जहरीला होता है और वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है। तो यहाँ पे एक तरीका अपनाया गया है, दैट इज़ SRS, हमें समझना है, दैट इज़ रमन स्कैटरिंग इमेजिंग प्लेटफॉर्म। इसको डेवलप किया और उस बेसिस पे नैनो प्लास्टिक को डिटेक्ट आपका किया गया है। जो प्लास्टिक है, बॉटल्ड वाटर की बात करें तो उसमें कई प्रकार में होते हैं, जैसे पॉलीप्रोफाइलिन है, पॉलीथाइलिन है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्रोलाइट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्ट्रीन है, पॉलीथीन टेरिफ्थलेट है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं बॉटल्ड वाटर। इवन प्लास्टिक मान लो, जैसे अगर आप होता है ना, अगर आप अब एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोलगप्पे आप खाते हो, अब देखोगे तो सफाई के नाम पे क्या होता है कि जो गोलगप्पे आपको खिलाता है ना, वो एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं, एक पन्नी टाइप जो है ना, पन्नी टाइप जो प्लास्टिक है उसको पहन लेता है और उससे फिर आपको देता, पानी में डालेगा फिर आपको देगा। अब उस प्रोसेस में आप इस चीज़ को समझो, बहुत से जो बहुत ही माइन्यूट नैनो प्लास्टिक है वो उससे उसकी कण उस हर एक गोलगप्पे के पानी से के साथ मिल जाएगा और आप उसको कंज्यूम करोगे तो पार्टिकल आपके शरीर पे चला जाएगा। या तो वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक हो जो इस मास्क वो आता है ना पहनने के लिए, जैसे सर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है, उस टाइप की प्लास्टिक हो। अदरवाइज इस प्लास्टिक का ये नुकसान है, इससे बेटर है कि वो अपना हाथ खोल के आपको खिला दे, थोड़ा बहुत पसीना वसीना जाएगा मुंह में, वो अलग बात है, लेकिन आपका हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो ज़्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू द प्लास्टिक, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे एक दूसरा आ जाता है, दैट इज रमन स्कैटरिंग इमेजिंग। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे रमन स्कैटरिंग, जो रमन इफेक्ट शब्द हम देखते हैं कि जैसे मान लो कोई सैंपल है और उस पर लाइट इंसिडेंट करती है, तो यहाँ पे एक लाइट का वेवलेंथ एक है, जब ये मूव मतलब ये जब आपका लाइट स्कैटर्ड होती है तो ये वेवलेंथ वेरी करती है। मान लो इसकी वेवलेंथ E0 है, तो यहाँ पे जो रमन स्कैटर्ड है उसकी वेवलेंथ इस मोर एक कम है, एक इक्वल है। तो यहाँ रेलिंग स्कैटर्ड लाइट है, उसमें जो इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ सेम होती है। फैक्ट साइंस के लिए याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो लाइट इंसिडेंट है, तो उससे लाइट अगर पड़ती है किसी पार्टिकल में तो लाइट स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड होने के बाद जो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ है वो वेरी करेगी इंसिडेंट लाइट के। जैसे ये इस पर पड़ रही, इसे इंसिडेंट लाइट बोलेंगे, इसको स्कैटर्ड लाइट बोलेंगे। तो ये फैक्ट्स याद रखना। तो रमन स्कैटर्ड, रेलिंग स्कैटर्ड और रमन स्कैटर्ड दोनों तीनों में अंतर क्या है वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इंसिडेंट लाइट, रमन स्कैटर्ड, रेलिंग स्कैटर्ड और है ना, तो रेलिंग स्कैटर्ड बेसिकली जहाँ पे इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सेम होती है। जैसे मान लो सपोज करो ये लाइट इस पर फॉल कर रही है और ये जो लाइट आपको दिख रही है ये स्कैटर्ड लाइट हम इसे कहते हैं। इसी फेनोमेना को इस्तेमाल करके, जिसे हम रमन स्कैटर्ड इमेजिंग बोलते हैं, उसके माध्यम से ही ये नैनो प्लास्टिक का डिटेक्शन किया गया है। तो ये फैक्ट आपको साइंस के लिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्काई वॉकर हुलॉक गिबन, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है। जैसा मैंने आपको कहा कि सारे टॉपिक्स जो यूपीएससी कंटेक्स्ट में है वो हम लोग कवर कर रहे हैं और पीडीएफ भी बढ़िया तरीके से बना के आपको दिया जा रहा है। तो ये जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है इसको बढ़िया तरीके से आपको अपना रिवाइज कर लेना है, पीडीएफ वीडियो सुनना है, पीडीएफ को ही रेफ़र करके इसी से पढ़ लेना है। इससे आपका समय बचेगा, जो मतलब आप नोट्स बनाने में समय लगाते हो वो आपका बचेगा। फिर प्रीलिम्स के बाद अपने नोट्स दोबारा से बना लेना। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो भी आपके पास तरीका हो उस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज ही नोट्स बनाना, ये बहुत आपके लिए हेल्प रहेगा। चलो शुरू करते हैं। स्काई वॉकर हुलॉक गिबन, ये एक टॉपिक है जो कि हम इंक्लूड करेंगे एनवायरनमेंट में। तो देखो अगर आप देखोगे ये आपका स्काई वॉकर, ये गिबन है, ये यहाँ पे इमेज आपको दिख रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्काई वॉकर हुलॉक गिबन बेसिकली अभी जो पाया गया है वो म्यांमार के अंदर है, ठीक है, म्यांमार के अंदर है। जो ये गिबन है पहली बार 2017 में डिस्कवर किया गया था और ये चाइना में कुछ इसकी पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद नई जो स्टडी है उसने कंफर्म किया है कि म्यांमार में लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, स्पीसीज से रिलेटेड वीडियोस जैसे मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के अंदर ही, प्लीज़ उसको गो थ्रू हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 7 लेक्चर हो गए, उस पर और भी लेक्चर थोड़े बहुत 3-4 लेक्चर और होंगे। स्पीसीज जिसमें 4 से 5 प्रश्न आते हैं वो आप हैंडल कर लोगे, मतलब इतनी मेहनत करके, और अगर आपके 5 प्रश्न बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्काई हुलॉक गिबन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्बोरियल है, मतलब पेड़ों में रहता है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है हाइलोबैटिडाई बोलते हैं उसको। वन ऑफ द 3 स्पीसीज हुलॉक गिबन का पहली बार डिस्क्राइब जनवरी 2017 में किया गया था। स्काई हुलॉक गिबन जो है पहली बार जब इसको देखा गया ईस्टर्न म्यांमार में, साउथ वेस्टर्न चाइना में देखा गया। माउंट गोलीगोंग रीजन जो कि साल्विन रिवर और नमाइट ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावडी, मतलब ये म्यांमार की बात है। तो ये मैपिंग का याद रखना, दैट इज गाओलीगोंग रीजन कहाँ लोकेटेड है, साल्विन
रिवर और नमाई ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये आपका है। हुलॉक जो पहली बार रिकॉर्ड किया गया था 1917 में, और दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट हैबिटेट ऑफ द हुलॉक स्पीसीज, पहली बार है ना। तो ये फैक्ट याद रखना है। चलो क्वेश्चन देख लो। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट विदाउट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैन नॉट ब्रिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्कस करना, 15 नंबर में लिखना है, 250 शब्द में लिखना। प्लीज़ आंसर लिखें, आलस ना करें, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा। आंसर आप सौरभ पांडे टेलीग्राम चैनल पे, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और कोर्स है, देख, कोर्स कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन 2 years करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स 2024 ये है। तो ये इस कोर्स की जो 2 साल के करंट अफेयर के हम कर रहे हैं, तो उसमें 7 लेक्चर हो चुके हैं। क्लासेस आप कर सकते हैं, मतलब वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ भी आपको मिल रहा है, प्लस लेक्चर भी है। तो ये कोर्स प्रॉपर आपका जैसे भी आई थिंक 30% ऑफ भी है, तो 1800 समथिंग का आपको रहेगा। लगभग 60-70 लेक्चर इसमें हो जाएंगे। तो आप मानो एक लेक्चर आपका 20-30 रुपये कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है 2024 के लिए। 25 के लिए 26 की कर रहे हैं तो फिर आपके समय पे कोर्स आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको जो है इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस प्रीलिम्स पॉइंटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स टारगेट होके सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जा रहा है। इसमें साइंस, टेक, आईआर, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस, पॉलिटी, हर चीज़ कवर हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो 24 की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार अनुरोध करूँगा, इसको मिस मत करना। इसकी फ्री क्लास आज शेड्यूल्ड है रात को 9:30 बजे, तो आप अटेंड कर लेना। कोई क्वेरी है तो नंबर आपको दिया है, मैंने आपको ऊपर शेयर किया, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, तो आप क्या करें, इस वेबसाइट को विजिट करें sauravpandeyupsc.com पे। यहाँ पे कोर्स का ये दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। इस पर जो अमाउंट दिख रहा है इस पर 30% रिड्यूस होगा। कैसे, फिर बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक web.sauravpandeyupsc.com खुलेगा। यहाँ पे नंबर डालोगे, लॉगिन करोगे, और फिर वो आप जो है बाय कर सकते हो। यह रहेगा। ये टेस्ट सीरीज़ है, इसका 19वां टेस्ट थर्सडे को रात को 9 बजे और 20वां टेस्ट संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है। प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज़ को गो थ्रू। इस पर पीडीएफ भी अपलोडेड है टेस्ट का, तो एटलीस्ट टेस्ट का पीडीएफ ही रिवाइज आप लोग कर लें। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए है। इसका पीडीएफ पूरे सेशन का आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।